नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास आपका रेगुलर चल रहा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपना नोट्स बना रहे होंगे। इतने समय जो टॉपिक चल रहा है संविधान की अनुसूचियां चल रहा है। एक क्लास हमने आपको डिलीवर कर दिया है, ये दूसरा वाला क्लास होगा। मास्टर अगर चाहता तो केवल 10 मिनट में संविधान की अनुसूचियां खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मैं किसी प्रकार का कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। पूरा डिटेल से क्लास चल रहा है, चाहे वो जो है आपका न्यूकमर बच्चा हो या फिर पढ़ा लिखा बच्चा हो, कोई भी हो। एक बार अगर आपने पॉलिटी पढ़ भी रखा है तो आपको हर चीजें नई मिल रही होंगी, नए जो है शब्दों में मिल रही होंगी, नए विचारधारा में और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिल रही होंगी। जा करके प्लेलिस्ट में देखें, जो भी क्लास चला हुआ है उसकी प्रैक्टिस भी कराई गई है, तो वहां पर जा करके आप जो प्लेलिस्ट में जा करके अपने नोट्स को बना सकते हैं। देन एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो संविधान की अनुसूचियां, अच्छा, पहले वाला जो क्लास चला था उसमें हमने 6 अनुसूचियों तक पढ़ा दिया था, मतलब छठी अनुसूची तक क्लास आपका हुआ था। इसके बाद 7वीं अनुसूची से आज का क्लास स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझना जरा, जो पहली वाली अनुसूची है, पहली अनुसूची, इस पहली वाली अनुसूची में हमने क्या बताया था? राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राज्यों के नाम और और उनके उनके न्यायिक क्षेत्र, ये पहली वाली अनुसूची में उनके न्यायिक क्षेत्र। ये पहली अनुसूची में हमने दो बातें बताई थी, एक राज्यों के नाम उनके न्यायिक क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, और उनकी सीमाएं। अब समझना जरा, यहां पर हमने पूरा डिटेलिंग किया था, क्या जो है न्यायिक क्षेत्र होता है, क्या उनकी सीमाएं हैं, नाम है, किस प्रकार पहली अनुसूची में ऐड ऑन है। तो ये जा करके आप पिछला क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर दूसरा वाला जो अनुसूची था, दूसरी वाली अनुसूची में क्या था? हमने यही बताया था कि कुछ विशेष पद हैं, उनकी परिलब्धियों के भत्ते, विशेषाधिकार और उनसे संबंधित प्रावधान किया गया है ना। तो कुछ पदों के इनके वेतन और भत्ते, विशेषाधिकार विशेषाधिकार और इनसे संबंधित कुछ प्रावधान किया गया है, जिसमें हमने राष्ट्रपति का बताया, राज्यपाल का बताया, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का बताया, उपाध्यक्ष का बताया, राज्यसभा के सभापति का, उपसभापति का। जाकर के आप क्लास देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तीसरी अनुसूची हमने बताया कि विभिन्न पदों के शपथ का प्रावधान, इसमें हमने की पॉइंट्स लिया था, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान। जाकर के देखें आप, तीसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदों के शपथ का प्रारूप दिया गया है, लेकिन नोट डलवा करके हमने कहा था कि भाई राष्ट्रपति के पद का शपथ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और इसके अलावा एक और पद है जिसको हम क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं, राज्यपाल। इन 3 पदों का जो है शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना था। ये पूरा क्लास चलाया जा चुका है। फिर उसके बाद चौथी जो अनुसूची हमने बताया, चौथी अनुसूची में क्या बताया? यही कि राज्यसभा जो अपनी प्यारी सी अपर जो है बॉडी है, राज्यसभा, है ना, अपर हाउस जिसको कहते हैं, राज्यसभा के सदस्यों या राज्यसभा की सीटों का आवंटन, और ये जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन हुआ है कहां पर? राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट होगी, किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीट होगी। इन राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है, बंटवारा है, वो आपको कहां दिखाई पड़ेगा? चौथी अनुसूची में दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में, जो पांचवी अनुसूची थी इसमें हमने क्या बताया? इसमें हमने अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया। फिर जो छठी अनुसूची है, इस छठी अनुसूची में हमने स्पेशली 4 राज्यों का जिक्र किया। एक तो असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। उसके बाद है मिजोरम, है ना। इन राज्यों के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में पूरा उपबंध बताया। किस तरह जो है स्वशासी परिषद होती है, किस तरह जिला परिषद होती है, प्रादेशिक परिषद क्या होती है, इनके सदस्यों का मनोनयन किस प्रकार होता है, चुनाव किस प्रकार होता है, इनका कार्य क्या होता है। मतलब कि पूरा छठी अनुसूची को पूरा डिटेल से बताया गया। जो कि लद्दाख इतने समय जो है, सोनम वांगचू जो इतने समय धरने पर बैठे हुए हैं, है ना,
हॉस्पिटल में भी उनका धरना चल रहा है राष्ट्र के लिए। वो जो है लद्दाख को बचाने के लिए या लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक मांग उनकी थी। तो छठी अनुसूची में क्या है, जाकर के वीडियो देखेंगे, देन उसके बाद आपको जो है इसकी प्रासंगिकता पता चल पाएगी। ठीक है ना। आते हैं थोड़ा सा हम लोग अब जो है नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। एक हेडिंग डालिएगा 7वीं अनुसूची। क्या डालिएगा बाबू? 7वीं। ये देखिए हमने एक रिवीजन मोड में लिया आपको, ठीक है। बाकी पूरा क्लास आपका लगभग 1 घंटे का क्लास है, पिछला वाला जाकर के आप देखेंगे, फिर एक क्लास देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आते हैं, एक हेडिंग डालिएगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। इस 7वीं अनुसूची क्या है समझना जरा। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन इन द सेंस कि केंद्र किन विषयों पर कानून बनाएगा, राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा, और एक जो है समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। तो इसको जो है शक्तियों के विभाजन को 3 प्रकार से हम देखते हैं। कौन कौन से? तो यहां पर लिखना जरा, इसकी जो विषय वस्तु है वह है शक्तियों का विभाजन। यही आपसे पूछता है कि 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है, क्या है, तो शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन। और इस शक्तियों के विभाजन में 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक तो आपको मिलेगा केंद्र सूची के रूप में, एक मिलेगा आपको क्या, केंद्र सूची, दूसरा आपको मिलेगा राज्य सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा आपको मिलेगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब एक चीज समझना जरा यहां पर, देखिए आपको ड्राफ्टिंग इसी प्रकार करनी है ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, और सब सारी चीजें आपको पता चल जाएं। तो केंद्र सूची में टोटल प्रारंभ में मूल रूप से कितने विषय शामिल किए गए थे? 70 विषय, 97 विषय, ठीक है ना। ये विषय थे, ये मूल संविधान में थे। किसमें? मूल संविधान में थे, मूल संविधान में। अगर कोई पूछे कि प्रारंभिक रूप से जो है केंद्र सूची में कितने विषय थे, तो आपने बताना है कि साहब वो 97 विषय थे, 97 सब्जेक्ट्स थे, जिन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र कानून बनाएगा, मतलब मोदी जी की सरकार कानून बनाएगी, ठीक ना, संसद कानून बनाएगी। बस इतना सा आपको जानकारी अभी के लिए होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि साहब इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, वर्तमान में, तो वर्तमान में टोटल इतने समय 100 विषय हैं। कितने विषय बाबू? 100 विषय हैं, ठीक है ना। इतनी बातें अभी के लिए आपको केंद्र सूची में याद रखना है। बाकी जब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे कि केंद्र सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। संचार का विषय आता है, वित्त का विषय आता है, मुद्रा का विषय आता है, विदेश मंत्रालय का विषय आता है, जनगणना का विषय, ये सब कुछ जो है केंद्र सूची का विषय होता है। पूरा डिटेल से सब कुछ चलेगा। अभी के लिए फिलहाल आपको 7वीं अनुसूची में इसी प्रकार ड्राफ्टिंग करनी है जिस प्रकार मास्टर आपको समझा रहा है, ठीक है ना। अब समझना जरा राज्य सूची। ऐसे मैं कहूं कि राज्य सूची में जो है प्रारंभिक रूप से कितने विषय थे, या फिर मूल संविधान में कितने विषय थे, तो आपको बताना है कि साहब इसमें मूल संविधान में जो है 61 विषय थे। कितने विषय थे? सॉरी, 66 विषय थे। ऐसे करना जरा, 66 विषय, 66 विषय। लेकिन अब वर्तमान में आप जानते हैं कि सरकारें कितनी ज्यादा हावी हैं, तो वर्तमान में ये विषयों की जो संख्या है वो कितनी कर दी गई है? 61 विषय कर दिया गया। कितना बाबू? 61 विषय। अच्छा, जो भी राज्य सूची का विषय होगा उस पर कौन कानून बनाएगा? राज्य कानून बनाएगा, मतलब राज्य की विधान मंडल कानून या राज्य की विधानसभा के द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा। ये जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, आपने पता होगा कि जब हम स्रोत पढ़ा रहे थे, संविधान के स्रोत, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पढ़ाया था कि समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और भी कुछ चीजें ली गई हैं, जैसे व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता और संयुक्त बैठक का प्रावधान, जो कि जो है साधारण बहुमत के पास ना होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। बाकी अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत जानते हैं आपकी संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता करता है वो स्पीकर महोदय करते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। उतनी बातें हम जो है बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो समवर्ती सूची है, ये जो समवर्ती सूची है कहां से प्रावधान लिया गया? सब ये ऑस्ट्रेलिया से प्रावधान लिया गया है। समवर्ती सूची में कितने, प्रारंभ में कितने विषय थे? तो प्रारंभ में अगर मैं कहूं कि कितने विषय थे,
तो प्रारंभ में ये विषयों की संख्या यहाँ पर 47 थी। कितनी थी बाबू? 47 थी। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि साहब इतने ही समय वर्तमान में कितनी विषय हैं, तो वर्तमान में आपने बताना है कि 52 विषय हैं। कितने विषय हैं बाबू? 52 विषय हैं। 52 सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। अभी समझना एक चीज और कि ये जो समवर्ती सूची है ना, अभी मास्टर ने आपको क्या बताया, एक चीज आपको समझना पड़ेगा यहां पर कि केंद्र सूची जो है, इन केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाता है। यहां पर केंद्र कानून बनाएगा, मतलब कि यहां पर सीधी सी बात है कि संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा, संसद द्वारा कानून का निर्माण। ठीक है। अभी जो राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची के विषयों पर कानून का जो निर्माण होगा, ये कानून का निर्माण राज्य करेगी। मतलब कि राज्य की जो राज्य विधानमंडल है, ऐसे लिख लीजिए, राज्य की विधायिका का नाम क्या है? विधानमंडल। इस विधानमंडल या विधानसभा के द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची पर कौन कानून का निर्माण करेगा, तो कानून का जो निर्माण किया जाता है वह कानून का निर्माण दोनों के द्वारा, मतलब कि केंद्र के द्वारा भी किया जाएगा और राज्य के द्वारा भी किया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा भी और राज्य के द्वारा भी। जैसे कि शिक्षा का जो है विषय समवर्ती सूची का विषय है, जैसे वन का विषय समवर्ती सूची का विषय है, जैसे न्याय प्रशासन का विषय समवर्ती सूची का विषय है, स्वच्छता का विषय समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है ना। जैसे परिवार नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी यहाँ पर विषय होगा उस पर केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है। लेकिन समस्या क्या है कि अगर दोनों के कानूनों में अंतर विरोध हो जाए, जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं एग्जाम्पल, अभी और कुछ बताना है इसमें। जैसे एक शिक्षा का जो विषय है, शिक्षा का यह विषय किसका जो है, किस जो है सूची में आता है, तो आपने बताना है साहब ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अब मान लेते हैं कि समवर्ती सूची पर सेंटर भी कानून बना रही है, स्टेट भी कानून बना रही है। सेंटर ने कुछ और कानून बना दिया, स्टेट ने कुछ और कानून बना दिया, और दोनों के कानूनों में जो कानून दोनों ने बनाया है, इस कानून को लेकर के दोनों के मध्य क्या हो गया? विषय को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया। क्या हो गया बाबू? कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया, विवाद। उस स्थिति में जो सेंटर है, इस सेंटर का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। मतलब कि केंद्र यहां पर क्या है? हावी है। अगर केंद्र चाहे तो ये पूरे पूरे 52 सब्जेक्टों पर हावी हो सकती है राज्य के। ठीक है ना। तो यहां पर एकाधिकार दिखता है, यहां पर एकात्मक शासन प्रणाली का थोड़ा सा स्वरूप दिखता है। यहां पर केंद्र आपको हावी होता हुआ दिखाई पड़ेगा राज्यों के ऊपर। खैर, ये फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट है, क्या है, ये हम बाद में बातचीत पूरा करेंगे। लेकिन आपको एक चीज थोड़ा गौर करेंगे तो आपको एक चीज दिखाई पड़ेगा, यहां पर पहले 61 सब्जेक्ट था, 66 सब्जेक्ट, फिर कितना हो गया? 61 सब्जेक्ट हो गया। यहां पर आप देखेंगे तो एक चीज की 5 जो विषय है माइनस हुए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करता था, अब 61 विषय हो गया है। तो 66 से 61 जो हुआ है, 5 विषय माइनस हुए हैं, 5 विषय कम किए गए हैं। और 5 विषय कम किए गए हैं तो समवर्ती सूची में जब आप जाएंगे तो 47 से 52 जो हुआ है, यहां पर 5 विषय प्लस हुए हैं। क्या हुए हैं बाबू? 5 विषय यहां पर जोड़े गए हैं। ये जो 5 विषय जोड़े गए हैं, यहां पर 5 विषय कम, यहां पर वही सब्जेक्ट हुआ। यहां पर मतलब कि राज्य सूची से हटा करके 5 विषय कहां पर ले आया गया, जोड़ा गया? वो समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। और एक किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो आपने बताना है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत निम्नलिखित में से कौन से 5 विषय जोड़े गए हैं? ठीक है ना। तो अब एक काम करना, जरा यहां पर नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के, नोट। और नोट क्या लगाएंगे आप कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम अधिनियम 1976 द्वारा द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को राज्य सूची से, ऐसे लिख लीजिए, राज्य सूची से 5 विषय हटाकर हटाकर
समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। इतनी बातें क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से वे 5 विषय हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि कौन से वे 5 विषय हैं। यहां पर आइए, ये पांचों विषय, 5 विषय, ये 5 विषय कौन से हैं बाबू? तो पहला है वन, लिखना जरा, वन, फॉरेस्ट। दूसरा है वन्य जीव, वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण, पंछियों का संरक्षण, वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण, ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय क्या है? शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा। चौथा है मापतौल, मापतौल। और पांचवा है न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। ये 5 विषय आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही 5 विषय अब कहां पर जोड़े गए हैं, तो आपने बताना साहब ये समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं। कहां से हटा करके? तो राज्य सूची के विषयों से हटा करके समवर्ती सूची में ऐड ऑन किए। इतना सारा सिनेरियो आप बता लेंगे ना, किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं है ना। चले आगे, तो ये आपकी 7वीं पूरी अनुसूची हुई, ठीक है। अब एक हेडिंग डालिएगा, 8वीं अनुसूची डालिए जरा, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। अब जैसे नहीं कि हर अनुसूची के आप विषय को जान रहे हैं। जैसे पहली अनुसूची का जो विषय था राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, ऐसे आपने दूसरी का पढ़ा, उसमें वेतन भत्ता एवं विशेषाधिकार। तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, पांचवी में जो है जो एससी एसटी क्षेत्र है उनके प्रशासन नियंत्रण, छठे में आपने असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जो एसटी क्षेत्र हैं उनके प्रशासन नियंत्रण, सातवीं में आपने अभी अभी शक्तियों का विभाजन देखा। आठवीं का भी ऐसे विषय होगा, कौन सा विषय होगा? तो आठवीं का विषय होगा कि संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो संविधान में, यहां पर लिखना जरा, संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं का, 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अभी समझना, पर डिटेल से हम लोग चलाएंगे, इसको बातचीत करेंगे। संविधान में टोटल टोटल कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं हैं। अब इन 22 भाषाओं की चर्चा कहां पर है, उल्लेख कहां पर है? तो आपने बताना साहब ये 8वीं अनुसूची में है। कहां पर बाबू? 8वीं अनुसूची में है, ठीक है ना। तो क्या मूल संविधान में टोटल 22 भाषाएं थी, या फिर इनको संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ा गया? मैं आपको फिर आपको बता रहा हूं कि जितने भी संविधान संशोधन के जरिए कोई चीज जोड़ा जाता है संविधान में, वो आपके एग्जाम के डायमेंशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको मार्क कर लिया करिए, 3 स्टार उसको कर लिया करिए, उसको कीवर्ड के रूप में फोकस कर लिया करिए, जो संविधान संशोधन हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो आना जरा, यहां पर जो 8वीं अनुसूची आपकी है, इस 8वीं अनुसूची में जो अपना प्यारा सा मूल संविधान था, मूल संविधान, ठीक है। तो आते हैं थोड़ा सा समझते हैं इसको। जो मूल संविधान है, मूल संविधान, वही मूल संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद था, ठीक है ना। तो मूल संविधान, इस मूल संविधान में कितनी टोटल भाषाएं थी? तो कुल भाषाओं की जो संख्या थी, कुल भाषाओं की संख्या ये कितनी थी? तो आपको बताना साहब ये 14 थी। कितनी थी? 14 भाषाएं, टोटल 14 भाषाएं थी, ठीक है ना। कुल भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं थी। इसका मतलब जो 8 भाषाओं को इनहेंस किया गया, 8 भाषाओं को बढ़ाया गया है, वो संविधान संशोधनों के जरिए बढ़ाया गया है। इसके जरिए संविधान, अभी वो 14 भाषाएं लिखा देंगे, अभी टोटल टोटल पहले लिखा करके देन वो लास्ट में लिखा देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आप जगह छोड़े रहिएगा, मतलब अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ए
टोटल 22 भाषाएं। अब मूल रूप से 14 भाषाएं, तो इसमें जो 8 भाषाएं ऐड हो रही हैं, ये किसके माध्यम से ऐड हो रही हैं? तो आपने बताना साहब, ये संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो संविधान संशोधनों के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3 प्रकार के संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन कौन से, थोड़ा समझिएगा यहां पर। ऐसे आप ड्राफ्टिंग करिएगा और इस ड्राफ्टिंग में लिखिएगा जरा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, ठीक ना। फिर उसके बाद 91वां, सॉरी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। दूसरा संविधान संशोधन हुआ। तीसरा एक और लिखिएगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये 3 संविधान संशोधन आपको भाषाओं के एडिटिंग में याद रखना है कि कुछ भाषाएं यहां पर जोड़ी गई हैं। अब एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है ना, ताकि सारी भाषाएं आपको याद हो जाए। यहां पर ये जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 किया गया, इसके तहत एक भाषा जोड़ी जाती है जिसका नाम होता है सिंधी भाषा। लिखिएगा जरा, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी भाषा? कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोई आपसे पूछेगा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, ठीक है ना। फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1904 के तहत यहां पर तो 3 भाषाएं, यहां पर तो 1 भाषा और यहां पर आपको 4 भाषाएं जुड़ती हुई दिखाई देंगी, ठीक है ना। यहां पर आपको 4 भाषाएं जुड़ती हुई दिखाई देंगी। कौन सी 4 भाषा? बोडो, बोडो, डोंगरी, बोडो डोंगरी, मैथिली और एक भाषा आपको और मिलेगी, संथाली भाषा। संथाल विद्रोह हुआ था, तो ये आपको बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाओं को याद रखना है। किसके तहत जोड़ी गई? तो ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ी गई। अब एक काम करना जरा, ये जो 14 भाषाएं हैं, इन 14 भाषाओं को आपको लिखना है। कौन सी 14 भाषाएं हैं? तो पहली भाषा है हिंदी, लिखना जरा बाबू, हिंदी। दूसरी है बंगाली, तीसरी है आपका तमिल, तीसरी है तमिल। चौथा है तेलुगु, 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 ठीक है ना। और 5वां आपका है गुजराती या फिर मराठी, लिख लीजिए। कौन सी है? मराठी। फिर उसके बाद कन्नड़ लिखिए, कन्नड़, ठीक है। फिर उसके बाद मराठी, कन्नड़। फिर उसके बाद जो है आप मलयालम लिखिए, मलयालम, मलयालम, ठीक है ना। फिर गुजराती लिख लीजिए, गुजराती, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया हुआ, उड़िया नहीं, अभी उड़िया नहीं हुआ है, तो उड़िया, पंजाबी, असमिया, उड़िया, उड़िया, पंजाबी, असमिया, बंगाली तो हो गया ना, हाँ ठीक। एक कश्मीरी भी लिख लीजिए, कश्मीरी। अब यहां पर देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी 12 ही भाषाएं हुई ना, 12 भाषाएं। तो इसके अलावा और कौन सी भाषा है? उर्दू और संस्कृत भी है, हाँ, उर्दू और संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। ये टोटल टोटल 14 भाषाएं हैं। कौन सी? एक बार और देखना जरा, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़,
मलयालम, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, असमिया, कश्मीरी और उर्दू और संस्कृत। ये टोटल टोटल कितनी भाषाएं? तो 14 भाषाएं। ये 14 भाषाएं टोटल आपके मूल संविधान में थी, मतलब कि मूल रूप से जुड़ी हुई थी। बाकी ये संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। तो इतनी भाषाएं क्लियर। अभी समझना जरा, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी क्लासिकल भाषा है, कौन सी क्लासिकल भाषा है या फिर सांस्कृतिक भाषा, ऐसे क्वेश्चन करके पूछता है कि कौन सी जो है क्लासिकल भाषा है। तो क्लासिकल भाषा को थोड़ा सा आप लिख लें। क्लासिकल लैंग्वेज को पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब क्या होता है? जिन भाषाओं का एक हिस्टोरिकल और सांस्कृतिक पहचान होती है, जो इनकी जो पहचान होती है, जो इनका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, उनको हम क्लासिकल लैंग्वेज लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल लैंग्वेज। उनको लिखना जरा, क्लासिकल भाषा, क्लासिकल भाषाएं। तो इतने समय टोटल टोटल क्लासिकल जो लैंग्वेज की संख्या है वो 11 है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। देखिए जरा, इसका 8वीं अनुसूची से मैं नहीं कह रहा हूं कि मतलब हो सकता कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाषा 8वीं अनुसूची की क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये जो है, जिन भाषाओं का ऐतिहासिक और जिन भाषाओं का सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ऐसी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल कर लिया, ठीक है ना। अब लिखना जरा, कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो यहां पर लिखिए। तमिल पहली भाषा है, तमिल। दूसरी भाषा है संस्कृत, तमिल, संस्कृत। तेलुगु, तेलुगु। कन्नड़, उड़िया, मलयालम, मलयालम। देखिए, आपको मास्टर कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा है ना, क्योंकि ये सब सारी चीजें पूछ लेगा ना तो फिर आपको दिक्कत आएगी बाबू, ठीक है। ये सब सारा चीज आपको लिखना है क्लासिकल लैंग्वेज में। ये आपकी 6 भाषाएं। फिर इसके अलावा जो 5 भाषाएं हैं वो अभी हालिया में जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं समझिएगा जरा। इसमें कुछ भाषाएं जैसे बंगाली, जैसे कौन सी है? बंगाली। जैसे है असमिया, असमिया। जैसे है मराठी। और 2 भाषाएं आपको और लेकर चलनी है। एक भाषा है प्राकृत भाषा और एक भाषा है पाली भाषा। ये हाल ही में जोड़ी गई, पाली भाषा। तो टोटल टोटल ये जो 11 भाषाएं हैं इनको हम क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं, जिनका हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको पूरा 11 भाषाएं जोड़नी है। अब यहां पर देखना जरा, यहां पर अगर आप मिलान करें तो ये भी आपके 8वीं अनुसूची का विषय, ये भी 8वीं अनुसूची में शामिल, ये भी, मतलब इधर फिर ए भी है, ए भी है, ए भी है। लेकिन यहां पर ये जो प्राकृत और पाली 2 भाषाएं हैं, ये 2 भाषाएं नोट लगा करके लिखना जरा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। जो 2 भाषाएं हैं प्राकृत और पाली, ये 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्लासिकल लैंग्वेज की कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। बाकी अगर क्वेश्चन बहुत ईमानदारी से अच्छे से बनाएगा, पढ़ा लिखा बहुत अच्छा प्रोफेसर होगा तो देन ऐसे बनाएगा। बाकी आपसे सीधा सा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा और ज़्यादातर सीधा ही पूछते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। तो एक हेडिंग आप डालिएगा, ये 8वीं अनुसूची आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। एक हेडिंग डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, 9वीं अनुसूची, ठीक है। वही 9वीं अनुसूची जिसके लिए आप सोचते हैं कि भू सुधार हो जाए, हमारे पास कुछ ज़मीनें हो जाएं, और जिनके पास अभी भी हज़ारों और 2000 और 100 बीघा ज़मीनें हैं, वो जो है उनके कुछ हिस्से हमको भी मिल जाएँ, भू सुधार हो जाए। जमींदारी मतलब कभी जैसे लगता है कि कुछ जमींदार हमारे यहाँ जो है बैठे पड़े हुए हैं। कहते हैं कि हमारी पुश्तैनी जमींदारी थी। अरे भाई, पुश्तैनी जमींदारी आज़ाद भारत में इनको जो है उन्मूलन हुआ, फिर भी जो है अभी तक बना हुआ है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, जिस संविधान में, जिस डीपीएसपी में, जिस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा गया हो 39 बी और सी में कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भौतिक संसाधनों का सम वितरण करे, केंद्रीयकरण ना करे। भौतिक संसाधन, ये जो जमीन है एक प्रकार का भौतिक संसाधन है, इनका सम वितरण होना चाहिए, केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। भारत एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना, भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ भी बात करता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मैं नहीं कह रहा।
लेकिन हमारे यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और असमानता और कुपोषण इत्यादि या फिर जो है तमाम असमानताओं से बचने के लिए एक सोशलिस्ट विचारधारा को एडॉप्ट किया गया है। और सोशलिस्ट जो विचारधारा है वो जो है कहीं न कहीं जमींदारी उन्मूलन से ही आएगा, भू सुधार से ही आएगा, वगैरह वगैरह। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा 9वीं अनुसूची, मजेदार विषय है। और आपको पता होगा कि 8 अनुसूचियां जो थी, ये टोटल 8 अनुसूचियां कहाँ पर थीं? तो मूल संविधान में। अब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है, यह संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ी गई है, एकदम आराम आराम से। या तो चलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ ही लेते हैं। लिखना जरा, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। नहीं तो आप बोलोगे कि मास्टर 3 क्लास अनुसूचियों का ही ले रहा है। पढ़ लीजिए, ठीक ना भैया। अभी समझना जरा, यहाँ पर है क्या कि थोड़ा सा आपको कोरिलेट मैं करूंगा। ऐसे मान लेते हैं कि ये क्या है, जमीन है, ये जमीन है, ठीक है ना। और ये जमीन बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में एक जमींदार की है। एक किसकी है? जमींदार की है, ठीक है। और जमींदार का नाम हम एक काम लेते हैं, कामेश्वर सिंह ले लेते हैं, कामेश्वर सिंह। और एक हम ले लेते हैं शंकरी प्रसाद को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? शंकरी प्रसाद। ये जो है पश्चिम बंगाल के हैं जमींदार, और ये कहाँ है? बिहार के जमींदार हैं, ठीक है। हजारों बीघा इन लोगों के पास जमीनें हैं। तो जब देश आजाद हो गया, एकदम ध्यान से सुनिएगा पूरा, 1951, 1947 के बाद हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। उसके बाद जो है प्रोसेस ये हुआ कि अब धीरे धीरे जो है जमींदारी उन्मूलन, भू सुधार की तरफ हम लोग आगे बढ़े। भाई आजाद देश में तो संवितरण होना चाहिए ना भौतिक संसाधनों का। किसी की बपौती तो नहीं है भौतिक संसाधनों पर या इस जमीन या धरती माता पर। हर व्यक्ति का उस पर अधिकार होना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस है कि हर व्यक्ति का, या प्राकृतिक न्याय है कि हर व्यक्ति को भौतिक संसाधन मिलना चाहिए। कि जो बलिष्ठ होगा, जो जिनके पूर्वज बलिष्ठ होंगे, उन्हीं का केवल केवल अधिकार होगा। ऐसा तो नहीं, प्रकृति इसका विरोध करती है। प्रकृति इसका क्या करती है? विरोध करती है। अब सरकारें भी तो विरोध करेंगी ना, जो प्रकृति कहती है वही सरकारें भी कहेंगी कि भाई जमींदारी उन्मूलन होना चाहिए, ताकि सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साकार किया जा सके। अब जैसे ही इनकी जमीनें लेकर के जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार करने की कोशिश की जा रही थी, है ना, तभी ये लोग करते क्या है कि जब आपका मूल अधिकार आप पढ़ेंगे, तो मूल अधिकार में एक अधिकार आपका था संपत्ति का अधिकार। समझिएगा जरा, संपत्ति का मूल अधिकार। मूल अधिकार, हम मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में पढ़ेंगे 6 प्रकार के मूल अधिकार। तो किसी समय आपको जो है, किसी समय क्या 1978 तक इस संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था। और आप ये जानते हैं कि कोई भी अगर मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, अगर उनका वायलेशन होता है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली आप अनुच्छेद 32 के सहारे कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और आप अनुच्छेद 226 के सहारे कहां जाते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपने मूल अधिकारों के वायलेशन पर। समस्या क्या है कि संपत्ति एक मूल अधिकार है, और ये जो जमीन है ये भी एक प्रकार की क्या है? स्थायी संपत्ति है। और संपत्ति संपत्ति का जो अधिकार है, ये एक प्रकार का आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। अब किसी की भी जमीन ली जाएगी, मतलब कि उनके मौलिक अधिकारों का क्या होगा? हनन होगा। अब जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वो कहां पर पहुंचेंगे बाबू? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचेंगे। पहुंचेंगे ना कि महोदय हमारे जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, हमारे जो है मौलिक अधिकारों का आप क्या करें? संरक्षण करें। अब समस्या क्या हुई? इनका नाम मैं इसलिए लिखा हूं, कामेश्वर सिंह का नाम और शंकरी प्रसाद का नाम, दोनों जमींदार हैं। एक बिहार के जमींदार, तो एक जो है आपको पश्चिम बंगाल के जमींदार मिलेंगे। कामेश्वर सिंह जैसे ही बिहार राज्य ने जमींदारी उन्मूलन करने की कोशिश की, मतलब कि इस बड़ी सी जमीन को जो कामेश्वर सिंह की थी, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके गरीबों को देना चाहा कि यहाँ पर हुरहू ले लें, यहाँ पर जो है रामलाल ले लें, यहाँ पर जो है श्यामलाल ले लें, यहाँ पर जो है ए लाल ले लें, है ना। तो तमाम लोगों को देने का, सुरेश ले लें, मुकेश ले लें, जो भी है,
सारे लोगों को देने का प्रयास किया गया। ए महोदय कामेश्वर सिंह कहां चले जाते हैं? पटना हाई कोर्ट चले जाते हैं। किसका सहारा लेकर के? अनुच्छेद 226 का सहारा लेकर के ए पटना हाई कोर्ट चले जाते हैं। और पटना हाई कोर्ट ने, मजे की बात है कि इन्हीं के पक्ष में डिसीजन दिया। कहा कि दिस इज ए, मतलब कि ये इनका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों का वायलेशन नहीं हो सकता, मूल अधिकारों का वायलेशन नहीं किया जा सकता, मामला इन्हीं के पक्ष में चला जाता है। तो जमींदारी उन्मूलन तो बड़ा कठिन काम हो गया ना, कि कैसे जमीनें फिर ली जाएं। और फिर जैसे मामला फिर 1951 में, ये भी मामला 1951 में ही आया था, कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य का मामला, और शंकरी प्रसाद वर्सेस जो है वर्सेस भारत संघ का मामला था। भारत संघ का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, ये भी 1951 का ही डिसीजन था। और शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत कि महोदय, ये जो जमींदारी उन्मूलन किया जा रहा, हमारी जो संपत्ति है, हमारा फंडामेंटल राइट है, संपत्ति हमारी है, इस पर हमारा अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, और मूल अधिकारों का वायलेशन नहीं हो सकता, मूल अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। ये शंकरी प्रसाद का कहना था सुप्रीम कोर्ट में। कुछ हद तक बातों को माना भी गया, लेकिन अब ये जो बार बार कोर्ट लोग जा रहे हैं संपत्ति के अधिकार या संपत्ति के फंडामेंटल राइट का दावा ठोक करके, इसलिए जो भू सुधार था, भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन, ये क्या था? बाधित हो रहा था, ये हो ही नहीं पा रहा था। सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी डिसीजन आया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 1951 में आया। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी फैसला, मतलब पंजाब हाईकोर्ट, पंजाब का जो हाईकोर्ट है, सॉरी, आपका मध्य प्रदेश का भी मामला आया। तो सारे राज्यों ने भू सुधार करना चाहा, सारे राज्य फंसते हैं इस मुद्दे को लेकर के, फंडामेंटल राइट को लेकर के लोग कोर्ट जा रहे हैं, उस पर रुकावट आ रही है। सारे सीएम कलेक्ट हुए जवाहरलाल नेहरू के पास कि महोदय अब कैसे किया जाए। जवाहरलाल नेहरू भी घबरा रहे थे कि यार जमींदारी उन्मूलन हो ही नहीं पा रहा, बड़े सोशलिस्ट माइंड के व्यक्ति थे। भले कोई भी चीज उनको टारगेट करके बोल दी जाती हो, लेकिन जिन गरीबी और बेरोजगारी में जो है देश को संभाला है, जिन परिस्थितियों में जा करके जेल जा करके भारत को जो है जीत, उन्होंने भारत को एक एक स्वतंत्रता दिलाई है कहें, और भारत के जो है कहें तो गरीबी और बेरोजगारी पर ठीक ठाक काम किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ठीक ठाक काम किया, आईआईटी पर काम किया है, एम्स पर काम किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो उतने समय की जो परिस्थितियां थी, उस हिसाब से बेटर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी गड़बड़ हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि सारे लोग कलेक्ट हुए कि कैसे भू सुधार हो, सारे जो है राज्यों के जो है सीएम। तो उसमें सुझाव दिया गया कि महोदय एक काम करते हैं, ससुरा संविधान की बात है, और संविधान में ही ये उल्लेख है कि संपत्ति के अधिकार का, क्यों ना एक काम करते हैं, हम संविधान में ही संशोधन कर दें। क्या कर दें? संविधान में ही संशोधन कर दें, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रास्तवे हम बंद कर दें। तो ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है यार। बुलाओ संसद, संसद में सारे लोग उपस्थित, फिर उसके बाद जबरदस्त तरीके से जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया कि एक जो है 9वीं अनुसूची क्रिएट की गई, अनुच्छेद 31 बी जोड़ करके 9वीं अनुसूची क्रिएट की गई, और 9वीं अनुसूची में कहा गया कि इसमें भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन अब होगा। और कहा गया कि भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित चाहे केंद्र कानून बनाए या राज्य कानून बनाए, मतलब कि इस पर अगर कोई विधि या कानून का निर्माण किया गया है, तो इस कानून और विधि के निर्माण को, इस कानून और विधि को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार का ये भू सुधार था। थोड़ा सा समझते हैं इसको, जो है एक ड्राफ्टिंग, ये तो मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए बताया है कि एक बैकग्राउंड आपको मिल सके, ठीक है ना। आते हैं यहाँ पर, समझिएगा जरा, लिखना जरा, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। अब ये जो 9वीं अनुसूची है, इसको अब कि लिखना आपको क्या क्या है। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। अब ब्रैकेट में यहां पर नोट लगा करके लिख लीजिए, अनुच्छेद 31 बी के
द्वारा, मतलब कि एक अनुच्छेद 31 बी क्रिएट किया गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, और इसी 31 बी के तहत 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इतनी बातें क्लियर। अब इसका विषय क्या है समझिएगा जरा। विषय, विषय तो विषय आपसे पूछेगा भू सुधार, भू सुधार और जमींदारी, जमींदारी उन्मूलन। ये इसका क्या है, विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो आप बोलोगे कि साहब क्या 9वीं अनुसूची आने के बाद क्या भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन हो पाया? तो जवाब है कि नहीं हो पाया, पूरी तरह नहीं हो पाया। नहीं तो जाकर के आप देख लेना, किसी के पास अभी 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है, 1 बिस्वा भी ज़मीन नहीं है, किसी के पास अभी हज़ारों-हज़ारों बीघा ज़मीनें हैं। कहाँ हो पाया? अभी भी भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ही बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑक्सफैम रिपोर्ट कर रही है, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कर रही है कि शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल जीडीपी का 40% हिस्सा लेकर के बैठे हैं। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बोलती है। शीर्ष के जो 50% लोग, जब सबसे निचले 50% लोगों के पास देश की जीडीपी का केवल 6% ही हिस्सा है। मतलब समस्या क्या है कि 50%, जो मतलब 100 लोग हैं, 50 लोग 6 रुपया में जीवन यापन कर रहे हैं, और एक कोई मोटा भाई टाइप है, वो क्या कर रहा है, 40 रुपया लेकर के बैठा है। इस प्रकार की देश में आर्थिक असमानता है। तो जमींदारी उन्मूलन या भू सुधार, यह कहना मुश्किल है कि हो पाया है अच्छे से, ठीक है ना। हालांकि जब हम इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो उसमें भू सुधार का भी एक टॉपिक है, उसमें सारा कुछ जो है जिक्र करेंगे कि किन किन माध्यमों से भू सुधार, हदबंदी, चकबंदी वगैरह वगैरह के माध्यम से होते हैं, ठीक है। तो ये 9वीं अनुसूची। फिर उसके बाद समझना जरा, यहां पर 9वीं अनुसूची में कहा गया क्या कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। लिखना जरा, भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित, से संबंधित कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इतनी बातें क्लियर। अभी एक एक स्टेप आपको लेकर चलना है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। अब समझना जा रहा, यहां पर मास्टर जो कह रहा है उसको एकदम से बहुत ध्यान से सुनना है आपको, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि फिर कंफ्यूजन हुआ, ठीक है ना। यहां पर मास्टर अभी के लिए बोल रहा है, अभी के लिए बोल रहा है कि भाई भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित मान लेते हैं कि कोई कानून बन गया, तो उस कानून को कोई भी जमींदार ये नहीं कहेगा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, वो उसको कोर्ट ले जाएगा। अब कोर्ट नहीं जा सकता इस 9वीं अनुसूची के विषय को लेकर के, कानून को लेकर के। इतनी बातें क्लियर। अभी समझना जरा थोड़ा सा, केशवानंद भारतीवाद आता है, केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य का मामला आता है। ये 1973 का मामला है। इसमें एक चीज आपको दिखाई पड़ेगा, संविधान का मूल ढांचा। अभी ये सब हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी के लिए एक बैकग्राउंड आपको देते हैं। संविधान का मूल ढांचा, ये मूल ढांचा क्या होता है समझिएगा जरा। ये मूल ढांचा जैसे अपनी शरीर है ना, तो शरीर का ये हाथ है, दोनों आंख है, कान है, पैर है, वगैरह वगैरह, तो ये मूल ढांचा है, इस शरीर का मूल ढांचा। ऐसे संविधान का भी मूल ढांचा होता है, तो मूल ढांचा में परिवर्तन या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ठीक है। मूल ढांचा में हस्तक्षेप मतलब कि हाथ काट देना, अरे भाई हाथ काट दोगे शरीर चल पाएगी, ऐसे संविधान है। संविधान के कुछ पार्ट होते हैं जिसको अगर आप काट दोगे ना तो संविधान नहीं चल पाएगा, देश की जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो डैमेज हो जाएगी। ऐसे में मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो कहां से उभर कर आया, केशवानंद भारतीवाद से आया। कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं की जा सकती। तो मूल ढांचा के अलावा भी कुछ होता क्या, बिल्कुल होता है। शरीर का ससुरा बाल है, काट करके निकाल दीजिए, देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आपको गर्मी हो रही है या फिर जो है तमाम प्रकार के डैंड्रफ वगैरह पड़ गए हैं तो काट करके निकाल दीजिए ना, छोल करके, ठीक है। एकदम गंजे हो जाइए, ठीक है। नाखून आपके हैं, कपड़े आपके हैं, ये सब तो शरीर के ही पार्ट है ना, एक अंग है, आपको संरक्षण दे रहे हैं। हटाइए इसको, दूसरा पहनिए आप ना, बेहतर पहनिए जो आपकी जो है, जो आपकी परिस्थितियों के अनुकूल हो।
तो लेकिन अब आप कह दीजिए हाथ काट दें तो हाथ नहीं काट सकते, पैर नहीं, आंख नहीं निकाल सकते ना बाबू। तो ये मूल ढांचा। अब इसके बाद एक केस और आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला। इस भारत संघ के मामला ये 1980 में आता है और इसमें कहा गया कि समीक्षा, न्यायिक समीक्षा एक प्रकार का क्या होगा, मूल ढांचा होगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा ये क्या होगा, मूल ढांचा होगा, संविधान का मूल ढांचा। मतलब कि यहां पर क्या है कि कोई भी कानून बनाया जाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कानून चाहे वो 9वीं सूची हो, चाहे किसी भी अनुसूची से संबंधित हो, अगर संसद के द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी कानून या विधि का निर्माण किया गया है तो उसकी जांच होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसकी जांच होगी हाई कोर्ट के द्वारा कि क्या ये संविधान के संगत है कि नहीं है, क्या इस कानून से कहीं बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट तो नहीं हो रहा है। तो उसमें कहा गया कि भाई ये जो हमारे न्यायिक समीक्षा जिससे हम जांच कर रहे हैं, जो हमारा जांच का अधिकार है, उसको तो आपने बाधित कर दिया ना 9वीं अनुसूची में। तो एक जो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है जिसमें कहा गया कि न्यायिक समीक्षा भी एक प्रकार का संविधान का क्या है, फंडामेंटल, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। क्या है फंडामेंटल, मतलब कि जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है और इस मूलभूत ढांचे पर किसी प्रकार का वायलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ हुआ नहीं, 9वीं अनुसूची अभी भी ऐसे बनी हुई है। फिर इसके बाद एक केस आता है, हलचल बनी रहती है, इसके बाद एक केस आता है, यार सपना मिलता नहीं है। इसके बाद एक केस आता है आई आर कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु का केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा आप नोट लगा करके लिखिएगा, नोट आई आर बनाम आई आर कोहेल्लो, आई आर कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु का मामला, तमिलनाडु। ये 2007 का केस है। कब का केस है बाबू, 2007 का। तो इस केस को लिखना, इसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जाएगा। एकदम ध्यान से सुनिए, इसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जाएगा और यह देखा जाएगा कि कहीं किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं हुआ है। पूरा मामला है ससुरा पलट गया। तो लिखिए जरा, आई आर कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु के मामले में, के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में शामिल कानून, 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जाएगा। और क्या कहा, कहा कि 24 अप्रैल 1973, मतलब कि जो केशवानंद भारतीवाद केस आता है मूल ढांचे को लेकर के, कहा गया इस केस के बाद अगर जो 9वीं अनुसूची में कानून जोड़े गए हैं भू सुधार जमींदारी उन्मूलन से संबंधित, ये 1973 के बाद सारे कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकते। देखना जरा, 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973 के बाद सभी कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में होंगे। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए पूरा मास्टर आपने, अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि क्या 9वीं अनुसूची के कानून को या भू सुधार या जमींदारी उन्मूलन से बना 9वीं अनुसूची में निहित कानून को सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रखा गया है, बिल्कुल रखा गया। क्या न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, बिल्कुल आता है। एक आई आर कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु से पूरा मामला ही ससुरा पलट गया। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से अपना नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। चलें आगे बाबू। अब एक काम करना, जरा एक हेडिंग डालिए, 10वीं, पूरा पढ़ाएंगे आज, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची, ये भी पूरा डिटेल से ही चलेगा। 10वीं अनुसूची,
ये 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। विषय इसका लिख लीजिए, अभी पूरा डिटेल से समझते हैं। इसका जो विषय है वो विषय क्या है? दल बदल, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी समझना जरा। गयालाल एक व्यक्ति का नाम था। एक व्यक्ति हरियाणा के थे, हरियाणा के विधायक थे। इन विधायक जी का नाम क्या था? गयालाल, गया लाल। ये हसनपुर से खूब हंस रहे थे। हसनपुर से हंस हंस कर करके एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने 24 घंटे में ये 3 पार्टी चेंज करते हैं, 3 पार्टियों में शामिल होते हैं। कोई कानून नहीं था कि अगर कोई पार्टी आप ज्वाइन करते हैं अपनी पार्टी को छोड़ करके तो आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती, कोई कानून नहीं था। और समस्या क्या थी कि जैसे कि विधानसभा का चुनाव होता है ना, विधानसभा या फिर आप कहें कि साहब लोकसभा का चुनाव होता है। यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा, यहाँ से आपको जो है केंद्र में सरकार बनती हुई दिखाई देगी, यहाँ पर राज्य में सरकार बनती हुई दिखाई देगी। समस्या क्या है कि लोकसभा की सीटों की संख्या 543 पर चुनाव, और यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति 272 प्लस सीटें लाता है तो वो जो है बहुमत में आएगा। यहाँ पर समस्या एक और आती है, क्या अगर किसी का मान लीजिए 272 सीटें हैं, एकदम जो है नाक तक उसकी जो है समस्या बनी रहेगी। मतलब एक भी विधायक अगर कम हुआ तो ससुरा सरकार गिर जाएगी। और विपक्ष पार्टी करती क्या थी कि 3 विधायकों को अगर ये खरीद ले, 3 विधायकों को खरीद ले तो 5-5 करोड़ में, तो क्या होगा? बहुमत गिर जाएगा। और बहुमत अगर गिरेगा तो फिर समस्या क्या होगी? सरकार गिर जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता आएगी, प्लानिंग बनाने में समस्या आएगी, हर चीजें ठप पड़ जाएंगी। पूरी तरह आपकी जो चेन सप्लाई है ना, इकोनॉमिक चेन सप्लाई, वो भी पूरी तरह बाधित होगी। सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, जिनकी परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं, वो भी पूरी तरह बाधित होगा। तो कुल मिला जुला करके सरकारें बहुत अस्थिर थी, है ना। सरकारें क्या थी? अस्थिर थी। तो इस राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदलने के लिए और एक प्रकार से दलीय अनुशासन के लिए एक कानून लाया गया, जिसको हमने क्या कहा? 10वीं अनुसूची कहा। और 10वीं अनुसूची तो जोड़ा जाएगा तो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ठीक ना। तो अब कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति दल का बदल करता है, मतलब कि कांग्रेस से बीजेपी में जाएगा या बीजेपी से कांग्रेस में जाएगा, अब मतलब कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ जो है विधानसभा हो, उस दौरान जब वो विधानसभा का सदस्य है, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस दौरान अगर पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता क्या होगी? जाएगी। तो ये राजनीतिक स्थिरता और दलीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। लिखना जरा। अब थोड़ा सा आते हैं, इसको ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। अभी सारा सिनेरियो बताएंगे थोड़ा सा, कैसे किन किन सदस्यों का होता है 10वीं अनुसूची। तो यहां पर जो आपको संविधान संशोधन मिलेगा, तो यहां पर लिखना जरा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि इसका विषय क्या है, समझिए। विषय लिखना जरा, दल बदल कानून। वो तो मैंने बताने के लिए गयाराम अयाराम, उनको फिर गयाराम अयाराम का के नाम से संबोधित किया जाने लगा, अयाराम गयाराम। बड़ा मतलब चर्चा, मतलब उनका मुद्दा था। तो अब अगर मैं कहूं कि भाई किन की सदस्यता जाएगी, अब एक काम करिए, इसको छोटा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। मैं अगर कहूं कि भाई किन की सदस्यता जाएगी, तो दल बदल के अंतर्गत या 10वीं अनुसूची, या ऐसे लिख लीजिए, दल बदल कानून के अंतर्गत क्या है, या कौन आएगा, या क्या है, समझिएगा जरा। यहां पर लिखिए जरा, यदि कोई कोई सदस्य सदस्य वो चाहे राज्य विधानमंडल का हो या फिर जो है संसद का, यदि कोई सदस्य अपना अपना
दल छोड़कर दूसरा दल दूसरा दल दूसरा दल या दूसरे दल, ऐसे लिख लीजिए, दूसरे दल में शामिल होता है, तो यहां पर सदस्यता समाप्त होगी। सदस्यता समाप्त होगी किस किस कंडीशन में? पहली कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और ए नाम का कोई व्यक्ति है। अब इसने क्या किया कि ए पहले कांग्रेस में था, फिर ए बीजेपी में जाता है, तो इसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ए एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है, ठीक ना? ए एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है। ये पहला। मान लेते हैं कि कोई निर्दलीय सदस्य है, बिना किसी दल का, जैसे पप्पू यादव का नाम सुना है, निर्दलीय सदस्य। अब पप्पू यादव ने चुनाव जीता और फिर वो कहें कि नहीं, हम जो है क्या करेंगे, अपना एक कांग्रेस को ज्वाइन कर लें या फिर बीजेपी को ज्वाइन कर लें, तो उस स्थिति में उनकी सदस्यता जा सकती है, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। संविधान के लोकतांत्रिक भावना के अंगेस्ट हो जाता है। जो जनता है, जो लोकतंत्र है, जो स्थानीय आपकी क्षेत्रीय जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो तो इस इमोशन में, इस लोकतांत्रिक भावना में आपको वोट दिया था कि हम कांग्रेस को नहीं पसंद करते, हम बीजेपी को नहीं पसंद करते, हम सपा या किसी और जेडीयू को नहीं पसंद करते, लेकिन आपको हम निर्दलीय रूप में पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते भैया, हम निर्दलीय रूप में। और फिर आपने क्या किया कि आपने जो है कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो यहां पर लोकतंत्र की भावना मरी ना। इसीलिए जो है लोकतंत्र की भावना को बचाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ निर्दलीय सदस्य पर लागू हो जाता है। लिखना जरा, निर्दलीय सदस्य, निर्दलीय सदस्य द्वारा किसी दल में शामिल होने, ठीक है ना? ए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर मान लेते हैं कि कोई मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य 6 माह बाद, 6 माह बाद किसी दल को, किसी दल में शामिल होता है, शामिल होता है, तो भी उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? होगी जाएगी। पहला, यदि कोई सदस्य अपना दल छोड़ करके दूसरे दल में जाता है, निर्दलीय सदस्य है, किसी दल में शामिल होता है। मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य जैसे कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य। आपको पता होगा कि ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने जो है विषयों पर? 4 विषयों के आधार पर, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ये 4 विषयों के आधार पर 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। अब ये 12 सदस्य में से कोई एक सदस्य कह दे, कितने, 6 महीने बाद कह दे कि भैया हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, बीजेपी, नथिंग, ऐसा नहीं, आपकी सदस्यता जाएगी, ठीक है ना? तो ये कुछ बातें। इसके अलावा अभी समझिए, हर पार्टियों के वीपर होते हैं, हर पार्टी का वीपर होता है। वीपर क्या होता है कि जो पार्टी बोलेगी उसको, उस पार्टी के जितने भी सदस्य होते हैं सारे लोग उस काम को करते हैं। तो अगर पार्टी ने बोला कि इस पर ये विचारधारा होनी चाहिए, ये वोटिंग होनी चाहिए या वोटिंग में उपस्थित होना है, अगर आप पार्टी के विपरीत मतदान करते हैं या पार्टी के विपरीत काम करते हैं, तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। ये क्यों किया जा रहा है? राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, दलीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है ना? लिखना जरा, अगर, यदि यदि दल दल के विपरीत विपरीत कोई मतदान करता है, तो भी उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। तो इतनी सारी बातें कुछ आपको जो है समझ में आई ना भैया? चलें आगे। अब एक चीज समझना जरा, जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, इस एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ बातें और भी आपको याद रखनी चाहिए। ये जो चेंज कर देते हैं यार, भर जाता, मजा नहीं आता ससुरा, ठीक है? ये जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून, इसमें पावर किसको दी गई है, शक्ति किसको दी गई है कि यही व्यक्ति हमारी सदस्यता समाप्त करेगा? तो इसमें आपको पता होगा कि एक तो संसद का मैटर है, और संसद में 2 सदन है, एक तो क्या है, लोकसभा है, और दूसरा क्या है, राज्यसभा। और दोनों जगह जो है मेंबर है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। ऐसे राज्यों की विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं।
इन विधानसभाओं में भी जो है सदस्य हैं। तो लोकसभा का जो प्रमुख होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ये स्पीकर सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, स्पीकर। और यहाँ पर सभापति, सभापति, और ये सभापति कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। अभी समझना जरा, अगर कोई लोकसभा का मेंबर, मान लेते हैं कि मनोज तिवारी है, मनोज तिवारी, ये मनोज तिवारी बीजेपी में है, अगर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, तो कांग्रेस ज्वाइन किया तो जो हमारे जो है ओम बिरला साहब है ना, वो एंटी डिफेक्शन ला करके जो है मनोज तिवारी की सदस्यता क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो ये एंटी डिफेक्शन ला किसको पावर होती है? स्पीकर को पावर होती है। किसको? राज्यसभा में किसको पावर होती है? ये जो है सभापति को पावर होती है, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है। इतनी बातें क्लियर। और यहां पर अगर विधानसभा का कोई मैटर होगा तो विधानसभा के मैटर में जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ पर अंतिम निर्णय लेने का क्या होता है? अधिकार होता है। इतनी बातें क्लियर। अब समझना जरा, यहां पर भी एक पेज था। पेज क्या था कि कहा गया कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ पर ये जो लोकसभा स्पीकर डिसीजन लेता है या कोई डिसीजन लेता है, अंतिम निर्णय लेता है उसकी सदस्यता को समाप्त करने का, हो सकता है ये पॉलिटिकल भी हो जाए। ऐसे में क्या किया गया कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें प्रावधान किया गया था, प्रावधान ये था कि भाई इनको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। न्यायिक समीक्षा, समीक्षा के दायरे, दायरे से बाहर। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझिए ना, समझिएगा जरा। इसमें मतलब कि स्पीकर ने मनोज तिवारी को क्यों जो है हटा दिया पद से, या ए नाम के व्यक्ति को क्यों हटा दिया, बी नाम के व्यक्ति को क्यों हटा दिया? मतलब मनोज तिवारी जाकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे कि महोदय हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, या कोई ए नाम का व्यक्ति जिसको जो है सदस्यता समाप्त की जा रही है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर सभापति के द्वारा या स्पीकर के द्वारा, वो जो है व्यक्ति नहीं जा सकता था सुप्रीम कोर्ट में। मतलब कि न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था मैटर को। अब समझना जरा। इसके बाद फिर एक केस आता है किहोतो होलोहान मामला, और किहोतो होलोहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। और 1992 में ये केस आता है किहोतो होलोहान, लिखना जरा। उसमें कहा गया कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो स्पीकर के द्वारा लिया गया जो डिसीजंस होगा, वो जो है क्या न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। जैसे आईआर कोहेलो बनाम तमिलनाडु का केस, 9वीं अनुसूची। ठीक, यहां पर लिखना जरा, क्या लिखेंगे अब बाबू? यार साला ये मिलता नहीं, बहुत खराब लगता है मुझे। ठीक है, यहां पर लिखना जरा, किहोतो, किहोतो होलोहान, होलोहान 1992, 1992। ये मामला सुप्रीम कोर्ट का होता है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है किहोतो होलोहान मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं की क्या नाम है, दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान या 10वीं अनुसूची या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित, कहा कि 10वीं अनुसूची लिख लीजिए, 10वीं अनुसूची पर लिया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। इतनी बातें लिख लिया आपने ना, इतनी बातें लिख लिया, कोई दिक्कत यहां तक? अभी समझना जरा। अब एक चीज मुझे और भी आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताना है? इसमें ये बताना है, पहले ये प्रावधान था कि अगर, पहले यहां पर ऐसे लिख लीजिए, पहले ये प्रावधान था एंटी डिफेक्शन लॉ में कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य मान लेते हैं ए पार्टी से कहां चले जाते हैं? बी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनकी सदस्यता, 1/3 सदस्य दूसरे पार्टी में चले जाते हैं या राजनीतिक दल में जाते हैं, तो इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ये बात क्या है समझिएगा जरा। मान लेते हैं कि किसी पार्टी में जो है 9 सदस्य या 12 सदस्य, मान लीजिए कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य, 12 सदस्य।
अब इस 12 सदस्य के एक तिहाई कितना हो गया, तो आप काटोगे कि जब 4 सदस्य, अगर 4 सदस्य ए नामक पार्टी में पहले थे तो अब ये 4 सदस्य कहां चले जाते हैं, बी नामक पार्टी में, तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। मतलब कि 1/3 सदस्य अगर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लें, उस पार्टी के किसी दूसरे पार्टी को, 4 सदस्य मतलब निकल जाएं यहां से, एक तिहाई सदस्य निकल करके दूसरे पार्टी को, अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन कहा गया कि ये कम है, थोड़ा-सा और बढ़ाइए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा और दिक्कत होगी, है ना? कि भाई तोड़ने में आसानी होगी, 1 तिहाई का ही मैटर है। तो यहाँ पर एक संविधान संशोधन लाया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है ना? तो नोट लगा के लिखिए, नोट 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में के माध्यम से के माध्यम से दल बदल कानून में बदलाव करते हुए कहा गया कि यदि किसी राजनीतिक दल के राजनीतिक दल के राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी, मतलब राजनीतिक दल पार्टी में शामिल होते हैं, शामिल होते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। मतलब कि उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये कुछ बातें जो है आपको एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित हमने डिटेल से बताया, ठीक है? अब मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो 10वीं अनुसूची पूरा डिटेल से मैंने आपको कंप्लीट किया। इसके बाद 11वीं और 12वीं की ड्राफ्टिंग आप करिए ज़रा, क्योंकि देखिए पंचायती राज सिस्टम से संबंधित और नगर प्रशासन से संबंधित है, पूरा ये डिटेल से क्लास चलेगा, जो आपकी विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली है। तो यहाँ पर लिखिए ज़रा 11वीं और 12वीं अनुसूची 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 ठीक है ना? ये जो 11वीं अनुसूची है, इसको कब जोड़ा गया, तो आपने बनाना है साहब 73वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको जोड़ा गया, ठीक है? इसमें क्या विषय शामिल किया गया, तो इसका विषय क्या है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, या स्थानीय प्रशासन लिख लीजिए, स्थानीय प्रशासन या फिर ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन प्रशासन की इसमें बात होती है, ठीक है ना? और इसमें टोटल आपको कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, तो 29 विषय मिलेंगे। ये सब पूरा डिटेल से चलेगा, जिस पर ये पंचायती राज संस्थाएं कानून का निर्माण। तो अभी के लिए फिलहाल, जो कि बहुत लंबा ये क्लास चलेगा, 3 से 4 दिन का क्लास ये है ना? 4-5 दिन का क्लास रहेगा, मेंस और प्री सब कुछ पूरा डिटेल से। तो एक ड्राफ्टिंग जरूर करिएगा कि जो 11वीं अनुसूची है, एक कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय प्रशासन इसमें जिक्र किया गया है, और ये 29 विषयों को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है ना? ऐसे ही जब आप 12वीं अनुसूची पढ़ते हैं, तो इस 12वीं अनुसूची में क्या चीज आपको दिखाई पड़ेगा, तो 12वीं अनुसूची में आपको ये 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
1992 के अंतर्गत ये जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ए 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं और 74वां के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है ना। इसका विषय क्या है? तो इसमें विषय क्या शामिल किया गया? नगर पालिका, नगर पालिका प्रशासन या फिर शहरी प्रशासन कर लीजिए, शहरी प्रशासन को शामिल किया गया। और इसमें कुल जो है कुल 18 विषय शामिल हैं। ठीक है। तो ये जो है 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, पूरा डिटेल से क्लास हम लोग चलाएंगे। आपका टोटल 12 अनुसूचियां अब जो है कंप्लीट हुई। तो मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं। हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उसके बाद किसी नए टॉपिक पर विचार करेंगे। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।